में लिंग का प्रयोग। हिंदी शिक्षण में लिंग का महत्व। प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना में लिंग का अपना महत्व है। लिंग व्यवस्था हिंदी की पहचान है। यही हिंदी शिक्षण में बाधक भी है। विषय को सुगम बनाने के लिए हमारे साथ है निमंत्रित वक्ता डॉक्टर अनुशब्द राय जी। वे तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका प्रिय विषय भाषा विज्ञान तथा कविता है। वे भाषा के तकनीकी प्रयोग पर भी निरंतर कार्यशील है। मैं उनका उपस्थित समूह की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं ओमान मास्कट से तथा भारत के विभिन्न प्रदेश बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु तथा असम, त्रिपुरा, मेघालय के सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सभी विद्वज्जन, सुधीजन, शोधार्थी, शिक्षार्थी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मोनालिसा चक्रवर्ती जी से अनुरोध है कि वे हमारे आज के निमंत्रित वक्ता का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। मोनालिसा। हाँ, नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर अनुशब्द जी का परिचय संक्षिप्त रूप में आप सबके आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर अनुशब्द जी का जन्म स्थान बक्सर, बिहार है। आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से हुई है। आपकी अध्ययन रुचि क्षेत्र भाषा विज्ञान, व्याकरण, पत्रकारिता एवं कविता है। आपने रामविलास शर्मा की भाषाई एकता की अवधारणा विषय पर एमफिल किया है तथा पीएचडी की उपाधि हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्टूनों का समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पर प्राप्त की है। आपको तीन मूर्ति हाउस दिल्ली की ओर से जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज प्राप्त है। आपको दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली की ओर से 2006 में हिंदी प्रतिभा विकास पुरस्कार, सूर्य फाउंडेशन नोएडा उत्तर प्रदेश की ओर से सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान 2016, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा 2019 में शताब्दी सम्मान तथा अभी हाल ही में असमिया रामकथा पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। आप द्वितीय और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण को लेकर यूरोप के कई देशों में अपनी बात रख चुके हैं। हिंदी की अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं जैसे आलोचना, अलाव, अपेक्षा, भाषा समन्वय, पूर्वोत्तर, हिंदी समय, सामयिक मीमांसा, सुहृदय, प्रत्यय आदि में आपके आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपके हिंदी पत्रकारिता, रूपक बनाम मिठक, हिंदी एक मौलिक व्याकरण, एक नई अर्थव्यवस्था की कार्य सूची, कार्टून, पत्रकारिता, स्वर और संधान, जनजातीय साहित्य, लोक बनाम शास्त्र, पूर्वोत्तर भारत का जनजातीय साहित्य, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत शीर्षक से कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वाणी प्रकाशन से असमिया रामकथा पर केंद्रित 3 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है। संप्रति आप तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर असम के हिंदी विभाग में वरिष्ठ सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है। सर, आपको आज के सभा के लिए का टॉक के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप शुरू कीजिए सर। जी जी। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती नंदिता राजवंशी जी, उनके विभाग के अन्य सहयोगी मित्र और IQAC सेल प्रागज्योतिष कॉलेज के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों को तथा
इस मंच से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नंदिता जी लॉकडाउन में भी बहुत सक्रिय थी और लगातार इनसे बातचीत होती रही तमाम तरह की कार्य योजनाओं पर, और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं कि एक मतलब केवल हिंदी की नौकरी नहीं कर रही हैं, नौकरी नहीं बजा रही हैं, बल्कि सही मायने में उसके लिए कार्यरत हैं और अपने विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए नित्य प्रयासरत हैं। मैं यहाँ अनुपस्थित हैं, लेकिन प्राचार्य महोदय को भी नमस्कार करता हूँ। शायद अस्वस्थता की वजह से नहीं उपस्थित है यहाँ पर। सर का भी सहयोग मैंने हमेशा देखा है, हिंदी के लिए वो तत्पर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो गर्व की बात है मेरे लिए कि पूर्वोत्तर के प्राचीनतम हिंदी विभाग से जुड़ने का यह अवसर नंदिता जी ने दिया, इसके लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूं। आज मेरा जो विषय है, हिंदी शिक्षण में लिंग का महत्व। पहले हिंदी के बारे में थोड़ी बात कर लूं। मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं केदारनाथ सिंह, जिनका अभी पिछले ही साल निधन हुआ था। वो लिखते हैं हिंदी के बारे में, भोजपुरी भाषी वो भी थे, मेरी भी मातृभाषा भोजपुरी है। देश और घर नाम से उनकी एक कविता है, वो लिखते हैं, बड़ी छोटी सी कविता है। हिंदी मेरा देश है और भोजपुरी मेरा घर, मैं दोनों को प्यार करता हूँ। और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 वर्षों से दोनों को दोनों में खोज रहा हूं। यहां मैं असमिया को अपने लिए जोड़ना चाहूंगा कि असमिया मेरा कार्य क्षेत्र है। देश और घर तो हैं। तो खैर, आज मुझे इस कविता के बजरिए अगर देखें तो देश पर बात करनी है, अपने देश की भाषा पर। आप सभी जानते हैं कि एक मिनट में अपना ये पीपीटी शेयर कर देता हूं आप लोगों से। मैडम थोड़ा अलाउ कीजिएगा आप। जी जी, पंखी साइड बा। एक मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं दिख हाँ रहा? हाँ, दिख रहा है सर। अच्छा, एक मिनट। दिख रहा है क्या? जी जी। तो मेरा आज का विषय है हिंदी शिक्षण में लिंग का महत्व। और मैं अभी भारत की बहुभाषिकता पर बात कर रहा था कि भारत में आप जानते हैं कि लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, और यह विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं की लगभग 1/4 भाषाएं हैं ये। और इसमें भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका अखिल भारतीय प्रभाव एवं प्रसार है। मतलब और जो भाषाएं हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, उनका एक सीमित क्षेत्र है, किसी न किसी एक खास क्षेत्र में बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी के बारे में आप जानते हैं कि हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा है, और इस रूप में उसका समूचे देश में प्रभाव एवं प्रसार भी है। असम में अगर हिंदी की स्थिति के बारे में आप देखें तो मुझे याद आते हैं जोरहट के श्री यज्ञराम खरधरिया फूकन। हालांकि बहुत कम आयु उन्हें मिली, 1805 से 1837 तक ही वो जिंदा रहे। लेकिन उनको पढ़ते हुए भारतेंदु याद आ जाते हैं कि कितनी कम उम्र में ही उन्होंने कितनी ख्याति अर्जित की थी और एक से बढ़कर एक साहित्य की रचना की थी।
तो यज्ञराम खरधरिया फुकन की योजना थी कि 1932 में उन्होंने एक 1832 में एक योजना बनाई थी कि हिंदी व्याकरण और अभिधान नाम से हिंदी शिक्षण के लिए एक पुस्तक लिखने की योजना उन्होंने बनाई, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई। लेकिन शुरुआत तो वहां से हो ही गई थी हिंदी शिक्षण के लिए। उसके बाद भुवन चंद्र गोगोई जो शिवसागर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करते हैं और बाद में स्कूलों में हिंदी शिक्षण को एक विषय के रूप में हिंदी शिक्षण को स्थान दिलाते हैं। फिर आपके भुवन चंद्र गोगोई का नाम मैंने लिया, फिर एक दो और नाम हैं जैसे कि रजनीकांत चक्रवर्ती हों या फिर हेमकांत भट्टाचार्य हों, नवीन चंद्र कलिता हों। बाद में आप देखेंगे जब ये राष्ट्रभाषा असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना होती है, उसी क्रम में आपके प्रागज्योतिष कॉलेज में हिंदी विभाग की स्थापना होती है और तमाम हिंदी शिक्षण से जुड़े तमाम प्रयास होते हैं, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। और आज हम स्थिति देख रहे हैं कि मुझे तो इस क्षेत्र में रहते हुए करीब 9वां साल ये चल रहा है, 9 वर्ष हो रहे हैं, और मुझे कभी कहीं दिक्कत नहीं हुई हिंदी को लेकर। यहाँ तक कि अरुणाचल में गया और कुछ पड़ोसी राज्यों में गया, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। हिंदी यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जानता है, समझता है। अगर हम वर्तमान स्थिति में हिंदी के औपचारिक शिक्षण पर अगर हम ध्यान दें तो विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, स्कूली स्तर पर सब लोग प्रयासरत हैं, लेकिन इसी बीच हम लोगों को भाषा की शुद्धता या कह लें कि हिंदी के संदर्भ में तमाम तरह की जो व्याकरणिक बारीकियां हैं वो अक्सर परेशान करती हैं, खासकर ऐसे प्रदेश में जब हमारे लिए हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में आती है। ये अमूमन हर हिंदीतर प्रदेश की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप हिंदीतर प्रदेश में हिंदी शिक्षण का कार्य करते हैं तो शिक्षार्थियों की जो मातृभाषा है वह अपना असर दिखाती है द्वितीय भाषा पर। अब असमिया यहाँ के अधिकांश व्यक्तियों की मातृभाषा है और हिंदी उनके लिए द्वितीय भाषा है अन्य भाषा के अंतर्गत। हम ये भी जानते हैं कि हिंदी असमिया में लिंग को लेकर कह लें कि लिंग प्रधान भाषा असमिया नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस भाषा को हम सिखाना चाह रहे हैं हिंदी लिंग प्रधान भाषा है और अयोगात्मक भाषा है। अयोगात्मक और योगात्मक का जो फर्क है वो बस इतना ही है कि हिंदी में जो कारक चिन्ह हैं वो मूल शब्द से अलग लिखे जाते हैं और असमिया में एक साथ लिख दिए जाते हैं, जैसे रामौर है ना, राम का। तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर जैसे मैंने कहा कि लिंग को लेकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों भाषाओं में मिलता है। हिंदी में जहां कर्ता कर्म और क्रिया के बीच लिंग संबंधी अन्विति से हम परेशान रहते हैं, वहीं असमिया में कर्ता कर्म और क्रिया के बीच लिंग संबंधी अन्विति नहीं है। हालांकि पर्सन का असर तो हम देखते हैं। पर्सन नंबर जेंडर जो 3 आधार हैं, पुरुष, लिंग और वचन। तो लिंग और वचन का तो हम देखते हैं कि असमिया में कोई असर नहीं दिखता, यानी कर्ता और कर्म जब बदलते हैं तो क्रिया के लिंग पर और वचन पर असर लगभग नहीं दिखता, जबकि पुरुष का वचन दिखता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि तोय तुमी आपुनी का जब प्रयोग करते हैं तो उसी हिसाब से क्रिया का फॉर्म भी बदलते जाता है।
तय खाबी, तुम्ही खाबा, आपुनी खाबो, है ना। कर्ता बदला इधर, पुरुष उसका बदला, तो इधर क्रिया भी बदल गई, मैं खाम। अब हमें सबसे जो चीज परेशान करती है हिंदी शिक्षण में, खासकर हिंदीतर प्रदेशों में, तो लिंग की जो बारीकी है उसको समझना बहुत जरूरी है। किताबों में आप देखेंगे कि बहुत पेचीदे तरीके से, बहुत ही दुरूह तरीके से इसको बताया गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब शिक्षण की शैलियां बदल रही हैं तो इसमें मैं भी कुछ व्यावहारिक तरीके से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच जो लिंग संबंधी अन्विति है, जो संबंध है, उस पर बात करना चाहूंगा तमाम उदाहरणों के माध्यम से। आप देखें, अब आप जानते हैं कि हिंदी की जो वाक्य संरचना है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया की है, और असमिया का भी एक ही है। असमिया में भी कर्ता, कर्म और क्रिया है। ये पारिवारिक एकता का भी असर है कि हिंदी और असमिया दोनों ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की हैं। और अब स्थिति एक देखते हैं कि पहली स्थिति में क्या होता है। जब कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच हम लिंग संबंधी अन्विति देखते हैं, संबंध देखते हैं, तो पहली स्थिति होती है कि जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म के बाद कोई भी कारक चिन्ह न हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण लिया मैंने कि सौरभ कविता पढ़ता है। इस वाक्य में देखिए, सौरभ के बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं है और कविता के बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, जबकि कविता अपने आप में स्त्रीलिंग है। लेकिन उससे यहां क्रिया के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कर्ता स्त्रीलिंग भी हो जाती है, जैसे प्रीति कविता पढ़ती है, सौरभ पुल्लिंग है और प्रीति स्त्रीलिंग है, तो पढ़ता है और पढ़ती है, यहां पे कोई भी कारक चिन्ह न होने के वजह से, यानी कर्ता के बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं है और कर्म के बाद भी नहीं है, तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार। और इसमें उदाहरण देखिए, अगर मैं कर्म को बदल भी दूं, जैसे उपन्यास है, उपन्यास पुल्लिंग है और कविता स्त्रीलिंग है, तो सौरभ उपन्यास पढ़ता है, प्रीति उपन्यास पढ़ती है। सर जी सर, प्लीज में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। सर, आपका स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप का स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। मुझे दिख रहा है। दिख रहा है? बाकी सभी को दिख रहे हैं? सभी अच्छा अच्छा, ठीक है जी मैम। जी सर, जी सर, ठीक है। अरे तुमने बंद करा दिया। सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, हाँ, तो एक मिनट पंगान करते यार। जी जी, तो मैं बात कर रहा था कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता और कर्म दोनों के बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं हो, तो ऐसे वाक्यों में क्रिया का जो लिंग होता है या फिर वचन होता है, वह कर्ता के अनुसार बदलता है। लिंग, वचन और पुरुष तीनों का असर देखता है। आपने कर्ता का लिंग भी देख लिया, कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग बदल रहा है। यहाँ पे अन्य उदाहरण देखिए। अब पुरुष जब बदलता है, मैं, फर्स्ट पर्सन अगर आ गया, मैं कविता या उपन्यास पढ़ता हूं, ये अगर कोई स्त्री भी, अगर स्त्री लिखे अपने संदर्भ में, ये मैंने उदाहरण लिखा है तो मैंने पुल्लिंग समझ के ही लिखा है, अगर कोई स्त्री कहेगी कि मैं कविता या उपन्यास पढ़ती हूं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आए फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, तो हम कविता या उपन्यास पढ़ते हैं। अब देखिए, कर्ता
पुल्लिंग हुआ, बहुवचन हुआ, तो क्रिया क्या हो गई? क्रिया भी बहुवचन हो गई। हम प्लूरल है इसलिए पढ़ना क्रिया पर भी प्लूरल का फॉर्म आ जाता है। इसी तरह तू कविता या उपन्यास पढ़ता है, ये तो ठीक उसी तरह है जैसे एसएमईज में आप कहते हैं कि जो अनऑनरिफिक है या माइनस ऑनरिफिक जिसको कहेंगे, तू कविता या उपन्यास पढ़ता है, तो तू के अनुसार पढ़ना क्रिया का रूप बदल जाता है। तुम कविता या उपन्यास पढ़ते हो, अब देखो देखिए तुम के साथ पढ़ते हो है नहीं, यहां पे वो क्रिया का रूप बदल जाता है, किसके अनुसार? तुम के अनुसार बदल रहा है। इसी तरह अगर आप ऑनरिफिक जब आ जाते हैं तो इसमें आप कविता या उपन्यास पढ़ते हैं। आप कविता पढ़ें या उपन्यास पढ़ें दोनों में आएगा पढ़ते हैं, हालांकि कविता स्त्रीलिंग है और उपन्यास पुल्लिंग है। तो यानी न कर्म से क्रिया बदल रही है, यहां किससे बदल रही है क्रिया? कर्ता से। इसी तरह थर्ड पर्सन में जाए तो वह कविता या उपन्यास पढ़ता है, या थर्ड पर्सन में ही प्लूरल जब जाते हैं तो वे कविता या उपन्यास पढ़ते हैं, वे के अनुसार बदल जा रहा है। तो मैं यहां दिखाना ये चाह रहा हूं पहली स्थिति में कि कर्ता जिस भी पुरुष का होगा, जिस लिंग का होगा और जिस वचन का होगा, क्रिया भी ऐसे वाक्यों में उसी लिंग, वचन और पुरुष की होगी, यानी पर्सन, नंबर और जेंडर एक होगा दोनों का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज मैंने छोड़ रखा है और वो श्रोताओं की तरफ से वो सवाल आना चाहिए, मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है। दूसरी स्थिति है कि जिन वाक्यों में कर्ता के बाद कारक चिन्ह हो लेकिन कर्म के बाद न हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। मैं विद्यार्थियों से खासकर ध्यान देने के लिए बोलता हूं कि आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि कारक चिन्ह कहां आ रहा है। अब जहां भी कारक चिन्ह आएगा किसी भी वाक्य में, वाक्य के जिस अवयव के बाद कारक चिन्ह आता है उससे ठीक पहले वाला अवयव क्रिया के लिंग के निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। यानी ने जहां आ गया, में, पर, से, जो भी कारक चिन्ह है जहां भी आ जाता है तो उसके आगे वाले एलिमेंट को वो बाधित कर देता है आगे क्रिया को गवर्न करने से। अब जैसे इस वाक्य में देखिए, सौरभ ने कविता पढ़ी, ने आ गया सौरभ के बाद, तो ने आकर यहां सौरभ को आगे बढ़ने से बाधित कर दे रहा है। यानी पहले वाक्य में आपने देखा था कि सौरभ कविता पढ़ता है, वहां कविता के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन यहां सौरभ के बाद ने चिन्ह आ गया। कोई भी कारक चिन्ह आप मान लीजिए, जहां भी कोई कारक चिन्ह आ जाएगा वाक्य में, तो कारक चिन्ह में ये एबिलिटी है कि वो उससे ठीक पहले वाले एलिमेंट को निष्क्रिय बना देता है। तो यहां सौरभ ने कविता पढ़ी, कविता के अनुसार पढ़ी स्त्रीलिंग हो गया, पढ़ा लिखेंगे गलत हो जाएगा। प्रीति ने कविता पढ़ी, यानी साफ जाहिर है यहां प्रीति के अनुसार पढ़ी नहीं हो रहा है, सौरभ के अनुसार नहीं हो रहा है, बल्कि कर्म के अनुसार हो रहा है, क्योंकि कर्म यानी कविता के बाद कोई भी कारक चिन्ह दोनों ही वाक्यों में आपको नहीं दिख रहा है। तीसरी स्थिति, कर्म को मैंने फिर से पुल्लिंग करके दिखाया कि कैसे कर्म अगर बदल रहा है, उसका लिंग बदल रहा है, तो क्रिया का लिंग बदल जाता है। जैसे उपन्यास पुल्लिंग है तो सौरभ ने उपन्यास पढ़ा, इसी तरह प्रीति ने उपन्यास पढ़ा। ऐसा नहीं कि प्रीति स्त्रीलिंग है तो इसलिए क्रिया को स्त्रीलिंग कर दें, वो गलत हो जाएगा। तो यहां कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल जा रहा है। अब देखिए, कर्म अगर बहुवचन हो रहा है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। सौरभ ने कविताएं पढ़ी, कविताएं प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया का रूप भी बहुवचन का हो गया। प्रीति ने कविताएं पढ़ी,
तो क्या क्या गुण आपको दिख रहा है पढ़ी क्रिया में? अगर इसका एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो पढ़ना क्रिया का एक तो बहुवचन है और दूसरा स्त्रीलिंग रूप है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कविता कर्म के स्थान पर जो है कर्म वो स्त्रीलिंग है और बहुवचन रूप में है, तो इसलिए कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया। ठीक है। फिर सौरभ ने कई उपन्यास पढ़े, प्रीति ने कई उपन्यास पढ़े। अब कई उपन्यास प्लूरल हो गए, तो उपन्यास के संख्या बढ़ने की वजह से या उसके लिंग की वजह से पढ़ना क्रिया का पढ़े हो गया और बहुवचन और पुल्लिंग रूप हो गया। यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा सबको। देखिए ये संगोष्ठी नहीं है, ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप में सबकी हिस्सेदारी, सबकी साझेदारी जरूरी है। वो हाँ करते रहे तो मुझे भी मन लगा रहेगा। विद्यार्थी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जाहिर करें। जी मैम। अच्छा, अब तीसरी स्थिति पे मैं आ रहा हूं, बाद में आपके सवाल भी ले लूंगा मैं। तीसरी स्थिति है कि जिन वाक्यों में कर्ता के बाद कारक चिन्ह न हो लेकिन कर्म के बाद हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। आप ये सब चाहो तो कुछ मत याद रखो, केवल आपके सामने जो लिखित रूप में वाक्य है उसको ध्यान रखो कि कहां कारक चिन्ह आया है और कौन वाक्य में फ्री है, यानी जिसके बाद कारक चिन्ह नहीं है। उसी के अनुसार क्रिया का रूप बदलेगा। बंद कर दीजिए किसी का माइक। तो सौरभ कविताओं को पढ़ता है। अब देखिए सौरभ के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है लेकिन कर्म के बाद कारक चिन्ह मैंने डाल दिया, तो सौरभ कविताओं को पढ़ता है। और दूसरा है कि प्रीति कविताओं को पढ़ती है। अब कविताओं के अनुसार नहीं बदल रहा है, अगर कविताओं के अनुसार बदलता तो दोनों ही वाक्यों में पढ़ती ही हो जाता। सौरभ कविताओं को पढ़ती है हो जाता, जो कि गलत होता। किसके अनुसार बदल रहा है? अब चूंकि कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है लेकिन कर्म के बाद आया हुआ है, तो को जो है यहां पर कविता यानी कर्म को रोक दे रहा है, बाधित कर दे रहा है आगे बढ़ने से। तो इस वाक्य में कर्ता के स्थान पर सौरभ या प्रीति जो है उनके ठीक बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, तो इसलिए कर्ता के अनुसार यहां क्रिया का रूप बदल रहा है। अब देखिए कर्ता की केवल लिंग का ही असर नहीं पड़ेगा, और वचन और पुरुष का भी मैं दिखा दूं। सौरभ उपन्यासों को पढ़ता है, यहां पुल्लिंग है। मैंने पहले दो वाक्यों में कर्म की जगह कर्म स्त्री लिंग में रखा, और तीसरे और चौथे वाक्य में कर्म की जगह पुल्लिंग कर दिया। लेकिन अगर कर्म का असर होना होता क्रिया के लिंग पर या वचन पर या पुरुष पर, तो उपन्यास जो कि पुल्लिंग है और यहां बहुवचन में है, तो क्रिया का लिंग भी क्या हो जाता? दोनों में पढ़ते हैं हो जाता। ठीक है। तीसरा है लड़कियां लड़कों को पीटती हैं। हमारा पीटी मत करना। लड़कियां लड़कों को पीटती हैं। और नेक्स्ट है लड़कियां लड़कों को लड़कियां लड़कियों को पीटती हैं। अब देखिए लड़कियां वो चाहे लड़कों को पीटे या लड़कियों को पीटे या फिर लड़के, पहले के दो वाक्यों में देखिए कि लड़कियां लड़कों को पीटती हैं, लड़कियां के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, जबकि लड़कों के बाद है। लड़कियां क्या है? अपने आप में स्त्रीलिंग है और बहुवचन रूप में है। ठीक है। तो क्रिया का रूप क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, पीटती। और बहुवचन को दर्शाने के लिए क्या किया? है पर अनुस्वार दे दिया, हैं। इसी तरह लड़कियां
लड़कियों को पीटती हैं। अब यहां कर्ता स्त्रीलिंग है दोनों जगह, लेकिन कर्म की जगह बदल रही है। कर्म के बदलने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कारक चिन्ह ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए केवल यहां कर्ता का असर क्रिया के लिंग और वचन पर पड़ेगा। अब ये जो आखिरी वाक्य है कि लड़के लड़कियों को पीटते हैं, लड़के क्या है? बहुवचन रूप में है और पुल्लिंग है, तो क्रिया का भी रूप क्या होगा? बहुवचन और पुल्लिंग का होगा। तो पीटना क्रिया का बहुवचन पीटते और पीटते हैं बहुवचन रूप और पुल्लिंग हो गया। अगर लड़कियों के अनुसार हो पीटती हैं होता, लेकिन वो गलत हो जाता। अब देखिए लड़के लड़कों को पीटते हैं, तो कर्म का यहां पर मैं ये दिखाना चाहता हूं बार बार बदल के कि कर्म के बदलने से कोई असर ऐसे वाक्यों में नहीं होता, केवल कर्ता के अनुसार ही, उसके लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का रूप बदलता है। अब चौथी जो स्थिति है, जो आखिरी स्थिति है, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें बाय डिफॉल्ट एक रूल होता है, मतलब हर स्थिति में आपको एक ही रूप दिखेगा। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों के बाद कोई कारक चिन्ह हो, तो वहां क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार होता है न कर्म के अनुसार होता है। क्या होता है? बल्कि ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और भूतकाल का होता है। केवल इसको याद रखना है। बाकी अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहीं भी आपको कोई नियम याद रखने के, रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि किसी भी वाक्य में किस एलिमेंट के बाद, किस अवयव के बाद, वाक्य के किस अंग के बाद या वाक्य के किस तत्व के बाद कारक चिन्ह आया है। जहां भी कारक चिन्ह होगा उसके ठीक पहले वाला एलिमेंट क्रिया को गवर्न नहीं करेगा, उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अब चौथी स्थिति देखिए, ये बाकी के तीनों स्थितियों से इसलिए अलग है कि यहां इस तरह के वाक्यों में हर जगह कारक चिन्ह, कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है। अब चाहे इसमें आप डबल ऑब्जेक्ट रख लें तो भी ऐसे ही होगा। जैसे प्रीति ने सौरभ ने प्रीति को मारा, सौरभ के बाद भी आप देख रहे हैं कारक चिन्ह आ गया, ब्लैंक नहीं है। प्रीति के बाद भी कारक चिन्ह आ गया, मारा। ठीक है, प्रीति ने सौरभ को मारा। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग को मारे या पुल्लिंग स्त्री को मारे, पति ने पत्नी को मारा या पत्नी ने पति को मारा, दोनों ने एक दूसरे को मारा। ठीक है, वो मारा ही होगा, मारी नहीं होगा। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा था कि सौरभ ने प्रीति को डंडे से मारा। डंडा क्या है? पुल्लिंग है और छड़ी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, सौरभ ने प्रीति को डंडे से मारा या छड़ी से मारा, तो स्त्रीलिंग या कर्म के एक वचन होने का या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का कोई असर ऐसे वाक्यों में क्रिया पर नहीं होता, हर जगह मारा ही होगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए कि प्रीति ने सौरभ को डंडे या छड़ी से मारा। यहां ऐसे वाक्यों में आप देख रहे हैं हर जगह पहले ऑब्जेक्ट के बाद भी और दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के बाद कारक चिन्ह आ गया है। यानी ऐसे वाक्यों में कोई भी क्रिया को गवर्न करने के लिए फ्री नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? क्रिया का रूप आप देखिए, मारना जो क्रिया है उसका पुल्लिंग रूप मारा ही होगा, मारी नहीं होगा, मारे नहीं होगा, हमेशा होगा तो एक वचन में ही होगा और भूतकाल का होगा। वैसे भी ने का प्रयोग आप जानते हैं भूतकाल में होता है। सौरभ ने प्रीति को मारता है, गलत होगा। ने अगर लग गया तो वहां आपको क्रिया का भूतकालिक रूप ही
प्रयोग करना है। इसी तरह लड़कियों ने लड़कों को मारा। अभी तक आपने देखा कि कर्ता एक वचन में है, वो चाहे सौरभ हो पृथ्वी हो, एक वचन में। अब मैंने क्या किया कि कर्ता को और कर्म को दोनों को बहुवचन कर दिया। यानी पहले मैं दिखाया कि कर्ता के लिंग का या कर्म के लिंग का कोई असर नहीं हो रहा है। अब कर्ता या कर्म के वचन का कोई असर क्रिया पर नहीं होगा, यही दिखाना चाहता हूं मैं। लड़कियों बहुवचन है कर्ता की जगह पर, कर्म लड़कों भी बहुवचन है। तो पहले के नियमों के हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर ये कारक चिन्ह नहीं होते तो क्रिया का रूप बदल जाता। तो लड़कियों ने लड़कों को मारे या मारी नहीं होगा। हमेशा हर जगह आप देखिए मारना क्रिया का जो पुल्लिंग एक वचन और भूतकालिक रूप है वही होगा। और दूसरा वाक्य जो है लड़कों ने लड़कियों को मारा, यहां कर्ता की जगह मैंने पुल्लिंग रख दिया, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। अब यहां तक तो मैं आपको 4 स्थितियां बता चुका हूं, लेकिन एक स्थिति मैंने छोड़ रखी है, वो सवाल आप लोगों के बीच से आना चाहिए। मैडम बाकी सवाल जवाब के लिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं जवाब दूं उसका। विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। देखिए व्याकरण में जाएंगे इन चीजों को समझने के लिए तो तमाम तरह के विभक्ति कारक क्या क्या वो फलाना बहुत सारे नियम आपको बताएंगे। जी बस आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं मैं कि जी 1 मिनट में बात कर रहा हूं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि किसी भी वाक्य में, वो चाहे फिल्म का डायलॉग में आए, कहानी में आए, कहीं भी आप इतना ध्यान रखिए कि कारक चिन्ह जो है वही क्रिया के रूप को बदलने में भूमिका निभाएगा। जहां भी कारक चिन्ह आ जाएगा आपको ध्यान देना होगा कि किसके आगे आया है। ठीक है जी, बोलिए सवाल। जी प्रणाम सर। जी सर अगर वाक्य में कर्ता ना हो, हम्म, कर्ता का प्रयोग ना किया गया हो तो फिर किसके अनुसार? जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे बगीचे में फूल खिला है, बगीचे में फूल खिला है, फूल जी खिला है। हाँ, तो इसमें कहाँ कारक चिन्ह नहीं है? नहीं सर, कारक चिन्ह नहीं है। बगीचे के बाद में कारक चिन्ह आ गया है। जी आया है ना? जी जी जी। फूल के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। बगीचे में फूल खिला है, अगर आप ये लिख दें कि बगीचे में कली, वहां क्या लिखेंगे? कली खिला है कि खिली है? खिली है जी, तो कली स्त्रीलिंग है इसलिए खिली हो गया। जी। आप केवल इतना देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कारक चिन्ह कहां नहीं आया है। धन्यवाद सर। जी हाँ, एक चीज है, एक कमी ये है कि लिंग को लेकर कि चीजों के लिंग का निर्धारण कैसे हो, इसको लेकर समस्या है। अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको मैं आपके सामने रख दूं कि आकारांत होगा तो पुल्लिंग होगा या आकारांत होगा तो स्त्रीलिंग होगी। इस तरह का कोई नियम नहीं है, कि हजारों अपवाद हैं इसके। तो वो आपको अभ्यास से ही सीखना होगा। पढ़ते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग रूप में आ रहा है या कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में उसका प्रयोग हो रहा है। पढ़ते समय उसको गौर करना होगा। या एक शॉर्टकट मैं ये बता सकता हूं, हालांकि हो सकता है हर जगह काम ना करे। एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि आपको किसी भी शब्द के लिंग को जानना है तो उसके आगे विशेषण लगा के देखिए। अगर विशेषण आपको असहज लगता है तो वो गलत होगा। जैसे छोटा लड़का या छोटी लड़की, ये तो लड़का आप मान लो जानते हो, ठीक है। जैसे क्या कहें, जैसे माला शब्द है, माला क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कैसे जानेंगे इसको? तो एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि उसके आगे विशेषण को जोड़िए। छोटा माला या छोटी माला? छोटी माला ज्यादा सहज लगेगी। सूखी हुई माला कि सूखा हुआ माला?
माला। ये केवल अभ्यास का विषय है। ये अगर आप व्याकरण की किताबें लेकर रखने बैठेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, या आकारांत है या आकारांत है, तो उसमें तमाम तरह के जब आपका जो लेक्सिकॉन है उससे बाहर के शब्द आपके सामने आएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस में जाएंगे। इसी तरह अंग्रेजी के जो अधिकांश शब्द हिंदी में प्रचलित हैं उनको पुल्लिंग माना जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि टीवी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? टीवी का जो पूरा ये तो शॉर्ट फॉर्म है, टेलीविजन से आप देखिए कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग हो सकते हैं, ये नहीं कि इकारांत है तो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं आप। जी नेक्स्ट। और किसी को पूछना है तो पूछिए आप लोग। नहीं पूछेंगे तो फिर अपने से मैं बताऊंगा एक चीज जो मैंने छोड़ रखा है, जिसको भाषा में जो जेंडर बायसनेस की जो चीज है वो कैसे दिखती है संरचना के स्तर पर, वो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि जेंडर और लैंग्वेज पर जो अक्सर चर्चा होती है, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, तो उसके अंतर्गत मैं प्रणाम जी जी सर, ये एक क्वेश्चन आया है इसमें कि लड़कियों ने लड़कों को मारा। लड़कियों ने लड़कों को मारा, ठीक है। हो गया। लड़कियां लड़कों को पीटती हैं, तो लड़कियां मारा का जो प्रयोग है वो किस लिंग को इंगित करता है सर? मारा मैंने बताया कि वो वहां पे ऐसे वाक्यों में देखिए कि कर्ता के बाद और कर्म के बाद दोनों के बाद कारक चिन्ह आया होगा, तो ऐसे वाक्यों में क्रिया का रूप स्वतंत्र रूप से यानी हमेशा बाय डिफॉल्ट पुल्लिंग, एक वचन और भूतकाल का होता है। जैसे मारना क्रिया है, आप ऐसे भी कर लो कि लड़कियों ने लड़कों को पीटा, वहां पे पीटती हैं नहीं होगा, पीटते हैं हाँ, कभी नहीं होगा जी। लेकिन सर लड़कियां लड़कों को पीटती हैं। लड़कियां लड़कों को पीटती हैं जी। लड़कियां लड़कों को पीटती हैं। लड़कियां के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है? नहीं है तो क्या है? लड़कियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो इसलिए क्रिया का रूप क्या हो गया? पीटती हैं। यस, वहां पर पीटता है नहीं होगा। जी पीटती हैं। आप एक चीज केवल ध्यान रखिए ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वाक्य को लिख कर देखिए सामने और वहां देखिए कि कौन फ्री है, मतलब किसके आगे कारक चिन्ह नहीं आया है, तो उसके अनुसार कर दीजिए। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, कोआ जो होता है, कोआ, उसका बहुवचन होता है? कौवे सर, कोआ क्रो ही बोल रहे हैं ना आप? क्रो। जी वही सर पक्षी जो है कौवा। जी, कौवे टर कर रहे हैं या फिर कौवे काव कर रहे हैं। जी देखिए बहुवचन पर जब आप जाएंगे तब बहुवचन के भी दो रूप होते हैं। कौवा का केवल एक ही रूप नहीं होगा, दो हो जाएगा। जी। कौवे काव कर रहे हैं और कौवों को मारकर भगा दो, तो एक में कौवे हो गया, दूसरे में कौवों हो गया। तो एक विभक्ति के साथ होता है और दूसरा विभक्ति के बिना, विभक्ति सहित और विभक्ति रहित, दो रूप होते हैं बहुवचन के। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर मैं बताऊं। मेरा एक पॉइंट अभी मैंने छोड़ रखा था जानबूझ के कि सवाल आएगा आप लोगों के बीच से। राजवंशी मैडम, मैं बोलूं? हाँ जी, अगर आप शुरू कीजिए। अगर सवाल नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा, एक स्थिति ऐसी भी बनती है जिसमें कर्ता की जगह पर दो एक साथ आ जाते हैं, जैसे कर्ता बहुवचन में होता है तो, जैसे सौरभ और प्रीति किताब
पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, क्या होगा? मैं श्रोताओं से पूछ रहा हूं, सौरभ और प्रीति किताब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सौरभ जो है वो पुल्लिंग है, और सर्वप्रथम उसमें प्रीति को क्यों छोड़ रहे हो भाई? प्रीति के अनुसार क्यों नहीं होगा? अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं मैं। प्रीति और प्रियंका पढ़ते हैं या पढ़ती हैं? सर पढ़ती हैं। पढ़ती हैं जी। सर पढ़ते हैं। जी। किसको माना जाए? अच्छा, इसी में मान लो कि पहला जो उदाहरण मैंने दिया कि सौरभ और प्रीति पढ़ते हैं, तो पहले कर दो कि प्रीति और सौरभ पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, क्या होगा? जो प्राचीन रूप आप देखेंगे व्याकरण का, उसमें कई जगह आपको ये नियम मिलेगा कि किसी भी वाक्य में अगर कर्ता दो एक साथ आ रहे हैं तो बाद वाले कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप बदल देते हैं। ठीक है, जैसे सौरभ और प्रीति पढ़ती हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। ये गलत है। अच्छा, प्रचलित क्या है कि सौरभ और प्रीति पढ़ते हैं। अगर जेंडर वैसनेस से आपको बचना है, पढ़ता है और पढ़ती है छोड़कर बहुवचन रूप दे दीजिए, पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर पढ़ते हैं और पढ़ती हैं दो रूप है, जिसमें से हिंदी में जेंडर बायसनेस कह लें या फिर पुल्लिंग का दबदबा कह लें कि हर जगह पढ़ते हैं लिखा जाता है। कि लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, उसमें ये बात आती है, या लैंग्वेज एंड कल्चर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है कि ये जो मेल डोमिनेंस है वह भाषा में किस तरह से दिखता है। हर जगह पढ़ते हैं कर देते हैं। तो ये एक चीज मैंने छोड़ा था कि कर्ता अगर बहुवचन हो और दोनों पुल्लिंग हो तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग और बहुवचन होगी। ठीक है, कर्ता की जगह अगर बहुवचन, ये क्या बोलते हैं, कर्ता बहुवचन में हो, यानी कि दोनों स्त्रीलिंग हो तो भी, या एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग हो तो भी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन की हो। ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा है। सुबह से मैंने जो मेरे दो गुरु हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री और प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, वो नामी भाषा वैज्ञानिक हैं, दोनों से बात की मैंने सुबह से, और इस पर मैंने उनकी भी राय ली। तो बोले कि ये जेंडर का सवाल है, कैसे मेल डोमिनेंस आपको लैंग्वेज में दिखता है। तो वो आज मैंने यही आप लोगों के सामने रखना चाहा कि भाषा में लिंग का जो लिंग कैसे। सर अगर एक बार और दोबारा ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि दोनों पुल्लिंग हैं या एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। जी, मैं ये कह रहा था कि कर्ता की जगह पर अगर दो कर्ता एक साथ आते हैं, वो चाहे दोनों स्त्रीलिंग हो, दोनों पुल्लिंग हो, या एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग हो, या एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग हो जी, ऐसी स्थितियों में हमेशा क्रिया का रूप जो है वो बहुवचन और पुल्लिंग का होगा। यही मैं कहना चाह रहा था। सर एक उदाहरण अगर आप दे दें सर तो ज्यादा समझ में आए। जैसे राम और सीता वन गए। राम और सीता वन जाते हैं, ऐसे भी कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि राम और सीता वन जाती हैं। अगर हम पुराने व्याकरण के हिसाब से चले कि लास्ट वाले के अनुसार अगर करना हो तो सीता के अनुसार हो जाना चाहिए कि राम और सीता वन जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा?
राम और सीता वन जाते हैं। ठीक है, कर्ता चूंकि बहुवचन में है इसलिए क्रिया बहुवचन होगी। वचन का तो असर है, लेकिन लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा। तो इसको भाषा में मतलब मेल डोमिनेंस आप कह सकते हैं, जेंडर बायसनेस की भी स्थिति कुछ लोग उठा सकते हैं जो स्त्री प्रेमी हैं, जो क्या बोलते हैं स्त्री के पक्षधर हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये इसको क्लियर किया, और बाकी अगर और कुछ सवाल हो तो आप बताएं। विद्यार्थियों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, कोई सवाल है तो। अच्छा, आपने इस व्याख्यान में मेरे अग्रज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी सर, जो कि आप परसों उनको भी सुनेंगे, वो भी जुड़े हुए हैं, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही मतलब मुखर या प्रखर कह लें वो वक्ता हैं, जिनके ओजस्वी वक्तव्य को आप लोग सुनेंगे परसों। जी, अगर कोई सवाल ना हो तो फिर यहीं समाप्त किया जाए। नमस्कार सर, एक छोटा सा सवाल मेरा। जी जी। ये कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ वो नर, कौवा या मादा इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे कौवा शब्द का बहुवचन, मुझे लगता है वो लिंग पूछना चाह रहे होंगे। तो ये कौवा पुल्लिंग में, तो नर कौवा मादा इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ही ये हो पाएगा। कौवा का कौवी थोड़ी होगा, हंस का हंसिनी भले आप बना सकते हैं, बना हुआ है। जी सर, ये नमस्कार सर। दिक्कत इसमें यही है कि पहले आपको मैंने तो ये बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच, लेकिन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये केवल प्रयोग से, अभ्यास से ही हम सीख सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है। अगर नियम रटने जाएंगे तो अपवाद लाखों निकल जाएंगे उसके। जी बोलिए। नमस्कार सर। जी यस, मैं शिखा भटनागर सर, मस्कट से। जी सर, जी, ये जी। हम छात्र का बहुवचन छात्र ही रखेंगे या फिर छात्रगण, तो इसमें क्या नियम रहता है? छात्र का और बहुवचन छात्रगण होगा या फिर छात्र होगा, ये और देखिए, इसमें फिर क्या अलग से आप शब्द जोड़ के तो कई सारे आप बना सकते हैं। छात्रगण, शिक्षकगण या शिक्षकों, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका अगर बहुवचन केवल रूप विकार करके करें तो वो केवल विभक्ति सहित रूप ही बनेगा। तो फिर सर इसमें जैसे क्रिया जो है, जैसे मैं बता रहा हूं छात्रगण आ गए हैं या छात्रगण मीटिंग में जुड़ गए हैं। छात्रों को जुड़ने दीजिए। तो जब कारक के साथ अगर कारक सहित बहुवचन रूप बनाना होगा तो वहां पर आप ओ लगाकर उसको बहुवचन बना सकती हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिनका बहुवचन विभक्ति रहित है, जैसे कि छात्रगण, अब छात्राएं नहीं हो सकता, छात्रों ही होगा। और जब छात्रों होगा तो उसके साथ कारक चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। बिना कारक चिन्ह के छात्रों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो फिर जब गण लगाते हैं, जब जैसे शिक्षक गण, अध्यापक गण, छात्रगण, तो इसमें क्रिया एक वचन की लगती है या बहुवचन की लगती है? छात्रगण जुड़ गए हैं, छात्रगण वहां बहुवचन है इसलिए आप बहुवचन कर दे रहे हैं। कर्ता बहुवचन है ना, उसका भी असर नहीं होगा। आप उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए और वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि कहाँ कारक चिन्ह नहीं आया है। छात्रगण के बाद भी, हाँ जी बोलिए। जैसे बोला कि छात्रगण आ रहा है या फिर छात्रगण आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे ही होगा। क्यों? क्योंकि छात्रगण बहुवचन में है, इसलिए आ रहे हैं होगा, आ रहा है नहीं होगा। ओके, धन्यवाद सर, बस यही पूछना था सर। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो
किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब छात्रगण विमान से आ रहे हैं या छात्रगण पालकी से आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विमान से और पालकी से हो, या साइकिल से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने लिंग के बारीकियों पर प्रकाश डाला है। छात्र आ गए जी। हैं, ऐसा भी प्रयोग गण लगाना। जी, छात्र आ गए हैं या छात्र आ रहे हैं। जी, वहां छात्र कहने से आपका अर्थ है कि छात्र आ गए हैं, केवल क्रिया के माध्यम से आप ये दर्शा दे रही हैं कि छात्र वहां बहुवचन में है। छात्र आ गया है आप कहेंगे तो वहां छात्र का मतलब क्या है, एक वचन है। और छात्र आ गए हैं मतलब आप कह रहे हैं कि एक से अधिक वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी छात्र जो शब्द है वो अपने आप में इस वाक्य में बहुवचन को सूचित कर रहा है, क्रिया की वजह से वो हो रहा है। जी जी बिल्कुल स्पष्ट है। जी, हाँ जी। जी, तो ये जरूरी नहीं है ना कि हम बहुवचन छात्र का बहुवचन बनाने के लिए छात्र गण ही संज्ञा का नहीं, बिल्कुल प्रयोग नहीं, करें। बिल्कुल नहीं। आप क्रिया से भी दर्शा सकती हैं, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्रिया से भी उसको दर्शा सकती हैं। जी, माने छात्र शब्द जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों जगह प्रयुक्त हो सकता है। जी, जी, हो सकता है। अब वाक्य पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आप एक छात्र के बारे में बात कर रही हैं या कई सारे छात्रों के बारे में बात कर रही हैं। क्रिया के रूप से वो पता चलेगा। तो बहुवचन में दोनों ही सेंटेंस ठीक रहेंगे छात्र के सर, जैसे छात्र आ रहे हैं और छात्रगण आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। मुझे लग रहा है वो शायद पूछना चाह रही हैं कि छात्र का अगर बहुवचन में परिवर्तन करना है तो अगर कोई विद्यार्थी लिखे छात्र, बहुवचन में भी छात्र लिखे तो आंसर सही होगा। देखिए छात्र, अगर छात्र के बाद कारक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं इसलिए आपको क्रिया से दर्शाना पड़ रहा है। अगर छात्रों कर दे आप, छात्रों से तो साफ पता चल जा रहा है बहुवचन है, लेकिन छात्रों जब आप लिखेंगे तो वहां आगे उसके कारक चिन्ह जोड़ना ही पड़ेगा। छात्रों को यहाँ आने दो, छात्रों को यहाँ से जाने दो, छात्रों के बाद को लगा दें। लेकिन छात्र के बाद कहीं भी आप के में ने से जी, धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर भर दिया है। बहुत ही मतलब बारीकी से सारे। डॉक्टर अनुशब्द जी का फोन नंबर मिल सकेगा यहीं पर, अगर आप मैसेज बॉक्स में हमें दे दें तो। कभी भाषा विज्ञान संबंधी कोई प्रश्न आकर खड़ा हो तो हम उनसे उसका जी जरूर, अगर मैं जानता रहूंगा तो जरूर बताऊंगा। जी जी, तो हमें आपका नंबर प्लीज उपलब्ध करा दीजिए यहीं पर मैसेज बॉक्स में। जी मैं दे रहा हूँ। और कल भी हिंदी टाइपिंग के बारे में है, कल भी आप लोग जुड़िए। जी मैंने भेज दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता मैडम और आपकी टीम को जो आपके साथ ये इस साप्ताहिक कार्यक्रम को, पूरे एक सप्ताह के कार्यक्रम को आयोजित करने में आपके साथ लगे हुए हैं। पंखी है हमारी पूर्व स्टूडेंट रह चुकी है। अनुशब्द जी जी, वो नंबर लूं, उससे पहले डिलीट हो गया था, मैं फिर से ज्वाइन हुई हूँ, तो प्लीज नंबर दे दीजिए। मेरे इसमें वो क्लियर हो गया पूरा चैट। अच्छा, जी मैंने फिर से भेज दिया है। जी नंदिता मैडम, तब आप इजाजत दीजिए। आप लोग ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें आप लोगों ने सुनी और कुछ भी अगर काम आया हो या कुछ भी काम आए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
और जी। प्रीति, हाँ जी, आप शुरू करूं क्या? हाँ हाँ, शुरू कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हमारे महाविद्यालय के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हिंदी शिक्षण कार्यशाला के तीसरे दिन हिंदी शिक्षण में लिंग का महत्व शीर्षक पर व्याख्यान कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम आज के कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आभार प्रकट में शामिल है। पहले हम आभार प्रकट करते हैं आज के व्याख्यान का वक्ता तेजपुर विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनुषभ जी को, जिन्होंने गागर में सागर भरकर प्रतिभागियों को अपने ज्ञानवर्धक भाषण से उपकृत कराए और जिज्ञासाओं को भी समन किया। हम इस महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मनोज कुमार महंत जी के आभारी हैं, जिन्होंने हमें यह कार्यशाला को आयोजित करने के लिए अनुमति एवं अनुप्रेरणा दी है। हम आभारी हैं हमारे महाविद्यालय के IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजीत कुमार मजुमदार सर जी के, जिनकी सहायता से यह कार्यक्रम सफल बन सका। हम आभार प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम से जुड़े ओमान के लक्ष्मी शेखावत जी, शिखा भटनागर जी, वी वेंकटेश जी के तथा प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह जी के, प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी के और भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और असम के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं, शिक्षक, शिक्षिकाएं, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों के, जिनके कारण यह कार्यक्रम सफल हो सका। हम आभारी हैं हमारे महाविद्यालय की सहकारी प्राध्यापिका पंखी सेनापति का, जिनके तकनीकी सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। निश्चित रूप से इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपकृत हुए हैं। प्रागज्योतिष महाविद्यालय और हिंदी विभाग की उत्तरोत्तर उन्नति कामना करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती और सभा की समाप्ति की घोषणा करती। धन्यवाद सभी को, मेरी ओर से नमस्कार। धन्यवाद।